अब चाहे पक्ष है विपक्ष है, जैसे शिवराज सिंह चौहान जी हैं, नितिन गडकरी हैं, या एक दो और मंत्री हैं जिनको हम भी लाइक करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब बुरे ही हैं, मतलब तो कांग्रेसियों की पसंद में भी है भाजपा। ये कहा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आती है और भारतीय जनता पार्टी फिर ये कहती है कि इनको बना करके हम कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, तो जनता तो कहेगी कि आपने बलौनी जी के लिए भी तो यही कहा था। वही लोग तो वोट नहीं आएंगे, कोई अमेरिका से तो स्विट्जरलैंड से तो आएगा नहीं, यहाँ वोट नहीं, वोट मांगने तो यहीं के लोग आएंगे। कांग्रेस के जो दावे हैं वो सिर्फ सड़कों पे हैं और वोटर गांवों में हैं। काम कम किया, लगाव नहीं था, आखिर जो विजय का सेहरा है जनता का जो फैसला है उसका तो हम सम्मान करते हैं। आप दुर्भाग्य है कि इस सीट पे उन्होंने प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया, ये भी दुर्भाग्य की बात है। और यही एक कारण था, बड़ा कारण ये था कि फिर जनता ने ये कहा कि चलो 6 साल तक इन्होंने काम नहीं किया, अगर ये कैबिनेट मंत्री भारत सरकार में बनते हैं तो ये काम करेंगे, इसलिए उनका वोट प्रतिशत बढ़ा। 5 सीटों पे पिछड़ने का कारण क्या है? तो एनडीए बहुमत में आई, भारतीय जनता पार्टी नहीं आई। बद्रीनाथ के विधायक जी ने विधायक बनने के लिए विधायक की छोड़ी, और किस दबाव में छोड़ी ये जनता को समझना होगा। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, प्रदेश की जो 5 सीटें हैं वो भाजपा के पास है, तो कहीं ना कहीं से अगर माहौल की मैं बात करूं तो माहौल कहीं से भी विपक्ष के फेवर में नहीं दिख रहा है। कि जनता को पता है कि जो गृह मंत्री ने कहा वो नहीं हुआ, जो रक्षा मंत्री ने कहा वो नहीं हुआ, अब क्या छोटे नेताओं के कहने से हो जाएगा? तो आप क्या सोचेंगे जो मूल कार्यकर्ता है वो चाहे चुप भी रहेगा अनुशासन के हिसाब से, लेकिन अंदर खाने तो उसकी पीड़ा होगी। कांग्रेस को तो नुकसान हुआ है, कांग्रेस को तो अब तक का नुकसान जो हो गया हो गया, अब कांग्रेस को अब नुकसान तो उनको होगा जिनको फायदा हुआ। बस जेब तो उनकी कटेगी ना जिनके पास है कुछ माल, हमारी क्या जेब काटेंगे? हमारी जेब में तो वर्तमान में है नहीं, कुछ नहीं। और कांग्रेस को भी चाहिए कि उनको कोई बड़ा अच्छा प्रतिनिधित्व के रूप में उनको इस प्रदेश में खड़ा करे, तो कांग्रेस जीवित हो। चलिए, नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। अर्जुन सिंह गहरवार साहब इस समय मेरे साथ मौजूद हैं और नाश्ते की टेबल पे हम बैठे हुए हैं। कांग्रेस के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और जखोली के पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख भी हैं। लोकसभा चुनाव देश भर में संपन्न हो चुके हैं, एनडीए की सरकार बन चुकी है और मैं अब बात करने जा रहा हूं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि गहरवार साहब ने दावा किया था मुख्य रूप से पौड़ी संसदीय सीट को लेकर। हालांकि उन्होंने 3-2 का आंकड़ा बताया था, मगर गहरवार साहब यहाँ तो 5 का 5 भाजपा ले गई। हमारा तो पूरा आकलन और पूरा विश्वास था कि पौड़ी वाली सीट पे जिस प्रकार से हमारे प्रत्याशी थे वो मजबूत थे, वो जनता के बीच के आदमी थे और लंबे समय थे जनता के बीच उनका आना था। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे वो 6 साल तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे और इस बीच उनसे उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो जो उनका माइनस पॉइंट था। और जनता से उनका बहुत कम वो था, जनता के कार्यकर्ताओं से भी उनकी कोई खास पहचान नहीं थी। जो काम कम किया, लगाव नहीं था, आखिर जो विजय का सेहरा है जनता का जो फैसला है उसका तो हम सम्मान करते हैं। फिर जनता के साथ भी एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का हो या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का हो, जनता के साथ भी विश्वासघात हुआ है कि जनता को चाहे हमारे गृह मंत्री हो, चाहे हमारे रक्षा मंत्री हो, चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तो जो लोग भी सीट पे प्रचार में आए, क्योंकि हॉट सीट हो गई थी, तो जो भी लोग बड़े नेता इस सीट पे प्रचार में, उन्होंने ये कहा कि आप इनको लोकसभा का सदस्य बना करके दो और मंत्री बनाना हमारा काम है। ये आपने चैनलों पे देखा होगा। नहीं, जिस तरीके से भाजपा शुरुआती समय से ही लगातार कह रही थी कि कांग्रेस के जो दावे हैं वो सिर्फ सड़कों पे हैं और वोटर गांवों में इस सीट पे भारतीय जनता पार्टी सीट को अपना नहीं मान रही थी पहले, और उनका नहीं मानने का कारण ये था कि हमारे देश के जो है बड़े नेताओं को यहाँ आना पड़ा। आप देख लीजिए कि गृह मंत्री यहाँ आए, रक्षा मंत्री यहाँ आए, हमारे मुख्यमंत्री यहाँ उस पर पड़े रहे, हर पोलिंग बूथ तक हो गए, तो ये हॉट सीट तो थी। जिसको चूक कहाँ हो गई, सवाल तो वही है कि दावा 100% का था, चूक कहाँ हो गई? चूक तो यहाँ हो गई कि जहाँ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा कि इनको आप लोकसभा बनाइए और बाकी मंत्री बनाना हमारा काम है, इनको हम वो करेंगे। तो सबसे बड़ी तो ये चूक हुई, जनता मखलते में आ गई।
आज खाली हाथ जनता के भी हैं, प्रत्याशी के भी खाली हाथ हैं, और बड़े नेताओं ने जो वादा किया तो वो भी झूठ साबित हुआ। ये भी सामने सच आ गया कि भाई जो ये लोग नेता लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं। नहीं, खाली हाथ कहाँ हैं? उत्तराखंड को नहीं, इस वाले सीट की अजय बात- टमटा जी के ना, तौर वो पे तो हम सम्मान करते हैं, प्रतिनिधित्व तो अजय मिल ही टमटा जी गया को है। दिया है, और अजय टमटा जी दूसरी बार कैबिनेट मंत्री, दूसरी बार राज्य मंत्री बने हैं, तो उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन अजय टमटा की कहीं कोई बात नहीं आई थी। उस समय की जो बात थी वो ये थी कि पौड़ी वाली सीट पे, टिहरी वाली सीट पे जिन लोगों ने प्रचार किया वहां उन्होंने कोई बात नहीं की। हरिद्वार वाली सीट पे प्रचार की, या नैनीताल वाली पे की, या टमटा जी वाली पे की, वहां कोई ऐसी बात नहीं। सबसे बड़ी बात थी पौड़ी वाली सीट पे, जो बड़े नेताओं ने जो आश्वासन दिया था, चाहे देश के गृह मंत्री नहीं हो, चाहे देश के रक्षा मंत्री नहीं हो, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हो, इस सीट के लिए दिया था। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि इस सीट पे उन्होंने प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया, ये भी दुर्भाग्य की बात है। और यही एक कारण था, बड़ा कारण ये था कि फिर जनता ने ये कहा कि चलो 6 साल तक इन्होंने काम नहीं किया, अगर ये कैबिनेट मंत्री भारत सरकार में बनते हैं तो ये काम करेंगे, इसलिए उनका वोट प्रतिशत बढ़ा। वो तो 5 लाख का आंकड़ा आपने कह रहे थे कि हम 5 लाख से चुनाव जीतेंगे, लेकिन वो रिजल्ट आपके सामने है। सबसे कम वोटों से पौड़ी वाली सीट पे वो हुआ है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के बड़े कार्यकर्ता भी इस बात को मान रहे थे कि ये सीट कांग्रेस की है, लेकिन वो जीत गए हैं, उनको बधाई है। ये लोकतंत्र और प्रजातंत्र का जो पर्व था, जो मेला था, वो उसका समापन हो गया है और सरकार का गठन भी हो गया है। अब जनता को चाहिए कि भाई सरकार से काम करवाए, जो इनके वादे हैं, जो इनके घोषणा पत्र में, जो इन्होंने 2014 का घोषणा पत्र दिया था, 2019 का घोषणा पत्र दिया था, 2024 का जो घोषणा पत्र का तो तीसरा नंबर आता है, लेकिन उसमें ये कहाँ तक जनता से किए हुए वादे कहाँ तक पूरा कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें हैं। 2014 में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। अच्छा, 2019 कांग्रेस का अभी तक का जो परिणाम आपको मिला है, जो जनता ने अपने मत के रूप में कांग्रेस को अपनी राय दी है, 5 की 5 सीट भाजपा को दे दी है। क्या प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अभी तक कोई मंथन इस पे किया है कि 5 सीटों पे पिछड़ने का कारण क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं कि आप 5 सीट की बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि 65 साल तक कांग्रेस ने इस देश की सेवा की, और कांग्रेस को अल्पमत में आते आते बहुत लंबा समय 65 साल लगे। और आप इस बात को क्यों नहीं मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल तक शासन किया और 10 साल में वो अल्पमत में आ गए? भाई ये तो समझ देता है, तो इतिहास है कि कांग्रेस पार्टी ने देश की सेवा की। आज ये बात आ रही है कि जवाहरलाल नेहरू 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने, उन्हीं के उस पे नरेंद्र मोदी बन गए। नहीं, अल्पमत में कहाँ है? एनडीए तो बहुमत में तो अब एनडीए है ना बहुमत में, भारतीय जनता पार्टी तो नहीं है ना बहुमत में, एनडीए तो बहुमत में है। और जब बहुमत में है तभी तो सरकार बनी। तो एनडीए बहुमत में आई, भारतीय जनता पार्टी नहीं आई। लेकिन मैं सिंगल कांग्रेस की बात कर रहा हूँ कि 65 साल तक कांग्रेस ने देश की सेवा की, तो कांग्रेस तो अपने दम पे आई ना, कांग्रेस तो नहीं आई थी एनडीए यूपीए या इंडिया गठबंधन तब नहीं था। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब जो है 65 साल में जनता कांग्रेस को अल्पमत में लाई और यहाँ 10 ही साल में ला गई। आप वाराणसी का आंकलन आप कीजिए कि वाराणसी की सीट पे 2014 का क्या वो था, 2019 में फिर घटे और 2024 में और घट गए, और आने वाला समय तो और घटेगा। उसको भी एक हार आप मानिए, उसको भी तो आप एक हार मानिए। आप अमेठी 2019 में हमसे हट गई थी और आज फिर अमेठी हमारे पास आ गई। अमेठी की जनता समझ गई है कि इनकी चोचलेबाजी थी, आज तो हकीकत सामने आ गई ना। नहीं, इन तमाम चीज़ों को अगर मैं एक राजनीतिक एंगल से अब देखूं, क्योंकि लोकसभा की मौजूदा जो 5 सीटें हैं वो कांग्रेस हार चुकी है। उत्तराखंड में विधानसभा जो उपचुनाव है वो सामने पे है, बद्रीनाथ और मंगलौर सीट अब किस तरीके से देख रहे हैं? इस पे मंथन किया जाता है। मंगलौर की स्थिति अलग है और बद्रीनाथ की स्थिति अलग है। बिल्कुल अलग। बद्रीनाथ के विधायक जी ने विधायक बनने के लिए विधायकी छोड़ी, और किस दबाव में छोड़ी ये जनता को समझना होगा। और मंगलौर तो खैर मंगलौर की सीट रिक्त हुई है, तो दो जो उपचुनाव है तो 2 अलग अलग मतलब अलग अलग किस्म के हैं। और बद्रीनाथ की जहाँ तक बात है तो ये एक तो जनता पे इनके द्वारा जो है इस्तीफा देने से जनता पे जो
आर्थिक बोझ पड़ेगा इस चुनाव का, वो जनता पे पड़ेगा। और राजनीतिक प्रदूषण भी एक प्रकार में इसको कहूँगा कि एक प्रकार से ये राजनीतिक प्रदूषण भी हुआ कि आप जो है विधायक बनने के लिए ही आपने विधायकी छोड़ दी। ये बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, अब मैं इसीलिए कह रहा हूं कि किस तरीके से अब आप हम तो स्ट्रेटजी बनेगी, क्योंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, प्रदेश की जो 5 सीटें हैं वो भाजपा के पास है। तो कहीं ना कहीं से अगर माहौल की मैं बात करूं तो माहौल कहीं से भी विपक्ष के फेवर में नहीं दिख रहा है। 2022 की जो लहर थी तो 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई थी और सारे इंजन भारतीय जनता पार्टी के थे। उसके बावजूद भी बद्रीनाथ सीट पे कांग्रेस ने जीत दर्ज की। तो बद्रीनाथ की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताया और राजेंद्र बनर्जी को विधायक बनाया था, तो निश्चित रूप से वो विश्वास तो बद्रीनाथ जनता फिर भी जताएगी और फिर भी निश्चित रूप से यहाँ से विजय बनाएगी। आप इसका आंकलन इससे लगा सकते हैं कि स्वयं बनर्जी का जो पोलिंग बूथ है जिस पे उन्होंने मतदान किया, उस पोलिंग बूथ पे कांग्रेस विजय है, जीती हुई है। तो वो रिजल्ट वहां से हमें मिल चुका है। ओवरऑल बद्रीनाथ विधानसभा से तो आगे है। मैंने तो कहा ना कि बद्रीनाथ विधानसभा में हो, हर विधानसभा में बीजेपी आगे रही है। चाहे श्रीनगर की विधानसभा हो, उसमें भी 500-600 वोटों से आगे रही है। और उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया कि ये झूठे चोरलेबाजी थी कि आप बनाओ, हम आप इनको केंद्र में मंत्री बनाएंगे। इस आश्वासन पे जनता ने अपना मन बदला, अपना वोट बदला और जनता ने कहा कि तीसरी बार अगर एनडीए की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, तो ये मंत्री बनेंगे तो क्षेत्र के लिए कुछ विकास होगा। लेकिन वो हो नहीं पाया। उसका असर भी बद्रीनाथ सीट पे पड़ेगा, क्योंकि ये तमाम जो अभी मैंने कारण बनाए हैं, इसके बाद भी ये जो वादा इन्होंने अनिल बलूनी जी के लिए किया था, ऐसा वादा वो बद्रीनाथ सीट पे बनर्जी के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन जनता मखलते भी नहीं आएगी, क्योंकि जनता को पता है कि जो गृह मंत्री ने कहा वो नहीं हुआ, जो रक्षा मंत्री ने कहा वो नहीं हुआ। अब क्या छोटे नेताओं के कहने से हो जाएगा? नहीं, जो केंद्र की एनडीए अभी मौजूदा सरकार बनी है, वहां पे तो एक गठबंधन की सरकार है और जो विधानसभा के चुनाव होने हैं वो तो प्रदेश के लिए है। प्रदेश में मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी आती है और भारतीय जनता पार्टी फिर ये कहती है कि इनको बना करके हम कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, तो जनता तो कहेगी कि आपने बलूनी जी के लिए भी तो यही कहा था। वही लोग तो वोट नहीं आएंगे, कोई अमेरिका से तो स्विट्जरलैंड से तो आएगा नहीं, यहाँ वोट मांगने तो यहीं के लोग आएंगे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, वहाँ की जो रणनीति है वो एक अलग है और प्रदेश की अलग है। यहाँ पे अभी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो उनका भी जो पद है वो रिक्त चल ही रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं से भाजपा के फेवर में दिख रहे हैं। अगर कहीं से इक्का दुक्का से अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा भी कहती है कि बनर्जी को जिता करके कैबिनेट मंत्री बनाती है, तो वो भी प्रदेश का और भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य ही होगा। क्योंकि दुर्भाग्य मैं इसलिए कहूँगा कि जो लोग 18-10 बार से वहाँ विधायक बने हुए हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नीचे से खड्डे से उठा करके ऊपर पहुँचाया है, उनको पछाड़ करके आप कल कोई आए हैं, हम उनको लाए हैं। अगर बनर्जी नहीं जाते, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी भी नहीं जाते, तो वोट की स्थिति यही रहनी थी। हो सकता है इससे अधिक बीजेपी को पड़ती, क्योंकि अगर ऐसा तो है नहीं कि बद्रीनाथ विधानसभा पे बीजेपी आगे रही होगी, अन्य विधानसभाओं पे पीछे रही होगी, तो उसका श्रेय उनको जाता बनर्जी को। अब उनको ये श्रेय तो जाता नहीं है कि उनके जाने से उनके पोलिंग बूथ में तो बीजेपी चुनाव हार गई। अच्छा गैरवार साहब, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा था कि बद्रीनाथ सीट पे अंतर विद्रोह हो सकता है कार्यकर्ताओं के भीतर, हालांकि वो वोट के रूप में दिखा नहीं, और अब विधानसभा की लड़ाई है। विधानसभा की लड़ाई में आपसी मतभेद भी सामने पे आते हैं, तमाम स्ट्रेटेजियां उस दौरान होती हैं। क्या लग रहा है, कुछ भाजपा में इस तरीके का अंदर खाने हो सकता है? देखो, भाजपा में बहुत बड़ी टूटन आएगी। उसके 2 कारण हैं। एक तो मैंने एक अटल जी का एक भाषण सुना था और उसमें अटल जी कह रहे थे, कल परसों मैंने इसमें फेसबुक में देखा था, अटल जी का कहना ये था कि नए कार्यकर्ता चाहे 100 टूट जाएं, लेकिन पुराना कार्यकर्ता एक नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि पुराना तो स्तंभ है। आपने मकान अगर 6 मंजिल बना रखी है और 6वीं मंजिल टूट जाती है तो आप पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नीचे फाउंडेशन टूट गई तो फिर 6 की 6 धराशायी हो जाएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से
कांग्रेस को, अन्य दलों को तोड़ करके यहाँ लाए हैं, तो जो मूल कार्यकर्ता, फाउंडेशन का कार्यकर्ता था, वो हता आता है भाई। उसके पल्ले कुछ नहीं है, न उसके पल्ले ग्राम पंचायत की प्रधानी आ रही है, न विधायकी आ रही है, न जिला पंचायत की आ रही है। तो एक दिन वो टूटेगा, तो फाउंडेशन का पत्थर अगर हटेगा तो मकान हिलेगी तो दरारें पड़ेंगी, और दरारें पड़ेगी तो फिर रहने लायक नहीं होगा। नहीं, उसके लिए तो उनका संगठन है जो कि जमीनी स्तर पे काम तो कर रहा है। तो ये जो संगठन काम कर रहा है उसी की तो अपेक्षा हो रही है। आप क्या सोच रहे हैं कि अगर आप बद्रीनाथ में या रुद्रप्रयाग में या केदारनाथ में या कहीं हो से दूसरे दल से ला करके विधायक बनाते हैं, या जिला पंचायत बनाते हैं, या प्रधान बनाते हैं, प्रमुख बनाते हैं, तो आप क्या सोचेंगे कि जो मूल कार्यकर्ता है वो चाहे चुप भी रहेगा अनुशासन के हिसाब से, लेकिन अंदर खाने तो उसकी पीड़ा होगी कि भाई मैंने तो इस पार्टी को आगे किया और आज मुझे कुछ नहीं मिला। तो ये देख लीजिए आप। और सबसे बड़ी बात क्या होगी कि एनडीए ने जो 5 साल में सरकार बनाई है, और पिछले समय आपने देखते थे कि आज फलानी दल से टूट करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, आज वहां से टूट करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। अब कोई टूट करके वहां नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा कि इनका ग्राफ कम हो गया है, भारतीय जनता पार्टी का स्वयं का ग्राफ कम हो गया। क्या किसी भी सीट पे जाएं तो उसमें ग्राफ कम हो गया, तो इसलिए भी कोई टूट करके अब जाने वाला नहीं है। अब तो टूटेंगे वो, और उनके टूट करके मुझे ये संग है कि उनके टूट करके इस देश में या इस प्रदेश में कोई तीसरे दल की स्थापना न हो। जैसे अन्य दल बने हैं, चाहे समाजवादी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, तेरपा हो, या अन्य इंदिरा कांग्रेस हो, या कई चीज दल बने हैं। उत्तराखंड की राजनीति में सक्सेस कहाँ हो पा रहे हैं अन्य दल? नहीं, इन्हीं से टूट के बनेगा। उत्तराखंड क्रांति दल इन्हीं से टूट करके जब भारतीय जनता पार्टी में एक जगह से आपने 10 विधायकों के 85 ला गए, तो क्या 2027 में एक को टिकट एक को मिलेगा? तो क्या 9 चुप रह जाएंगे? वो तो कुछ बड़ा करेंगे, और बड़ा कर रहे हैं। अंदर खाने की रिपोर्ट है कि वो बड़ा कर रहे हैं। अब इसे सोचें क्या करना है भाई, कि सीट पे 10 दावेदार है, 10 बड़े नेता आप ला गए, और कैबिनेट स्तर के मंत्री आप ला गए, तो नुकसान तो फिर आपको भी होगा। नुकसान तो होगा। कांग्रेस को तो नुकसान हुआ है, कांग्रेस को तो अब तक का नुकसान जो हो गया। अब कांग्रेस को अब नुकसान तो उनको होगा जिनको फायदा हुआ। बस जेब तो उनकी कटेगी ना जिनके पास है कुछ माल। हमारी क्या जेब काटेंगे? हमारी जेब में तो वर्तमान में है नहीं, कुछ नहीं। बस 10 आदमी एक गाड़ी में सफर कर रहे हैं, और जेब कतरे घुस गए उसमें, या गुंडे घुस गए बंदूक लेकर के, तो हमारा क्या बिगाड़ देंगे? हम तो खाली आते हैं। हमारे पास तो इस 14 में से एक भी विधायक नहीं, हमको क्या खाएंगे? हमको तो जो मिलेगा मिलना है। जेब तो उनकी कटेगी ना, नुकसान तो उनको होगा, हमें क्या नुकसान होना है? ये बातें हैं, और तमाम बातें ये समझ नौजवानों को वैसे जागरूक होना चाहिए, और जागरूकता के साथ नौजवानों को जो इनका घोषणा पत्र है, जो इनका मैनिफेस्टो है, उस आधार पे इनसे लड़ाई लड़नी चाहिए। अब ये प्रजातंत्र लोकतंत्र का जो बड़ा उत्सव था, ये तो खत्म हो गया। लेकिन अब लड़ाई है कि सरकार और जनता की, कि सरकार बनाने के लिए आपने जो वादे किए उनको क्या पूरा करेंगे आप? तो कांग्रेस की अब क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? हम तो बहरहाल आप लोगों के सामने विधानसभा उपचुनाव है, 2 सीटें उस पे सदन में, भारत के सदन में हम भी सत्ता पक्ष के इर्द गिर्द हैं, कहीं दूर हम नहीं है। अगर वो 92 है तो 52 हम भी हैं, तो 92-52 में 40 का अंतर आता है। अगर एनडीए अभी इंडिया गठबंधन से मात्र 40 सीट आगे है। 2014-2019 वाली स्थिति नहीं है, आज आमने सामने टक्कर की स्थिति है। और जब सत्ता पक्ष के साथ अगर विपक्ष मजबूत होता है तो काम होता है। मतलब मजबूत विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, मजबूत विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, और इनका जो घोषणा पत्र है, इनका जो मैनिफेस्टो है, उसको करेंगे। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि जनता दल यूनाइटेड के जो अध्यक्ष है और बिहार के जो मुख्यमंत्री है, उनका एक भाषण आया था कि अग्निवीर पे समीक्षा हो और बिहार को जो है विशेष दर्जे का दर्जा दिया जाए, जबकि विशेष दर्जे का दर्जे के अधिकारी तो सबसे पहले उत्तराखंड है। और सबसे पहले जहां से 5 सीटें भी है, और चाहे पर्यटन की दृष्टि से लगाओ आप, चाहे देवभूमि की दृष्टि से लगाओ, चाहे धाम यात्रा इन दिनों से लगाओ, उसको अगर विशेष दर्जे का पैकेज यहाँ मिलता है। लेकिन यहाँ ये 5 नहीं कह रहे हैं और न कहेंगे।
क्योंकि सत्ता में है वो तो संख्या बल के लिए है, तो ये लोग कहेंगे नहीं। और वहां वो उनके उसमें सरकार चल रही है, प्रजातंत्र राजतंत्र की अगर आप उस हिसाब से बात करें तो लोकतंत्र प्रजातंत्र में जो 51% है वो हीरो है, और जो 49% है वो जीरो है। अन्य में तो नौकरियों में भी ये कि वो फर्स्ट आ गए, ये सेकंड आ गए। नहीं, जीरो तो हम लेकिन नहीं आप कह देख सकते, लीजिए, तो संख्या बल के आधार पे वो आगे हैं। जो आज अगर एक आदमी लोकसभा बन गए, वो लोकसभा चले गए, और एक आदमी वहां नहीं गए तो वो विधानसभा भी नहीं जा सकता है, ब्लॉक की ऑफिस भी नहीं जा सकता है, कोई प्रतिनिधि बन के, वो तो जीरो है ना। लेकिन इस देश में 240 सीट भारतीय जनता पार्टी की आई। अब वो खड़ी कहां है? 12 सीट वाली जनता दल यूनाइटेड खड़ी कहां है? नहीं, तो यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। यही तो आज खड़ी कहां है ना? आज खड़ी कहां है कि जीत राम मांझी की एक सीट पे उनको मंत्री बनाना पड़ा, कैबिनेट का दर्जा दिया है ना। और आज देख लीजिए कि बिहार की जनता को मैं जागरूक कहूंगा कि बिहार की जनता ने एक तरफ जनता दल यूनाइटेड को भी बनाया, तो वहां मंत्री बने। रामविलास पासवान, चिराग पासवान जी को बनाए, वो मंत्री बने सीधे मंत्री। जनता दल क्या कहते हैं आपके लिए, जीत राम मांझी जो एक सीट जीत करके भी कैबिनेट मंत्री बनने पे वो रह गए। तो आप बिहार को, तो मैं ये समझता हूँ कि बिहार तो इस देश का सबसे ऐसा राज्य है कि जहाँ इतनी जनता ने ऐसा फैसला किया जैसे बना होगा। आज तो पूरी केंद्र की राजनीति है वो बिहार पे ही घूम रही है, बिहार पे चल रही है। और केंद्र की राजनीति की बात आएगी तो पहला नाम बिहार का आएगा। और जहाँ हमने जिस उत्तराखंड ने 77% वोट भारतीय जनता पार्टी को किया, उसका कहीं नाम नहीं है, उसका कहीं नाम नहीं है। अब थोड़ा सा देख लीजिए कि कल रात को जब मैंने देखा कि मंत्रिमंडल गठन की जब मैंने सूची देखी, तो उसमें मैंने ये देखा था कि शिवराज सिंह चौहान जी को इन्होंने पंचायती राज मंत्री बना दिया है केंद्र सरकार का, और यहाँ पंचायत राज मंत्री सतपाल महाराज जी हैं इस प्रदेश में। अब सतपाल महाराज जी ये कह रहे थे, पहले से ये कह रहे हैं, जिस दिन से मंत्री बने उस दिन से ये कह रहे हैं कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख के चुनाव सीधा जनता से कराऊं, और यही उनका प्रस्ताव था। अब शिवराज सिंह चौहान जी भी इस देश के ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो नीचे जमीनी स्तर तक जानते हैं, और उनको पंचायती राज का खूब अनुभव है। यही कारण तो है कि सबसे अधिक मतों से जीते हैं। अब चाहे पक्ष है विपक्ष है, जैसे शिवराज सिंह चौहान जी हैं, नितिन गडकरी हैं, या एक दो और मंत्री हैं जिनको हम भी लाइक करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब बुरे ही हैं, मतलब कांग्रेसियों की पसंद में भी है। मैंने ये कहा कि अगर शिवराज सिंह चौहान जी अगर सतपाल महाराज जी की बात सुनते हैं, वो जमीनी स्तर तक अपना अनुभव साझा करते हैं, तो इस समय जो पंचायती राज एक उत्तराखंड प्रदेश का मजबूत हो सकता है। क्योंकि ये अगर इच्छा शक्ति से कह रहे हैं सतपाल महाराज जी, तो अगर ये आने वाले दिनों में उत्तराखंड में पंचायत चुनाव होंगे, तो वो अगर ये अब प्रस्ताव बनाए और अब सेंटर में ले जाए शिवराज सिंह चौहान जी के पास, अब ये काम हो सकता है, आसान हो सकता है। कहीं ना कहीं और इसको खसोट हम कहेंगे वो रुक सकती है। इसको मैं ये कहूंगा कि ये मजबूती भी इसको मिल सकती है। मजबूती इसलिए मिल सकती है कि शिवराज सिंह चौहान जी के पास पंचायती राज विभाग आ गया और वो मुख्यमंत्री रहे हैं, और वो पंचायतों का अनुभव उनको है, और नीचे जमीन से ऊपर उठे हुए हैं। तो इस समय उनको ये फायदा मिल सकता है, और ये इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है अगर सही हृदय से, सच्चे हृदय से ये सरकार प्रस्ताव दे। अगर ये राजनीतिक रूप से प्रस्ताव करती है तो तब अलग बात है। चलिए, खैर गहरवार साहब, क्योंकि चर्चाएं कई लंबी हैं, आपका नाश्ता भी हमने ठंडा करवा दिया है, आप तो संभवतः गरम गरम नाश्ता ही लेते हैं, चर्चा कुछ ज्यादा ही हो गई। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, क्योंकि अब कांग्रेस ने फिर से अपना जो ध्यान है वो 2 सीटों पे लगा दिया है, उपचुनाव चल रहा है, क्या कुछ स्ट्रेटजी तैयार हो रही है अभी तक? क्या आपके जो कैंडिडेट हैं वो फाइनल हो चुके हैं? कैंडिडेट हम जनता से मांग रहे हैं। जनता के पास हमारी LIV की रिपोर्ट या हमारे अंदर खाने कार्यकर्ता है, वो जनता से रिपोर्टिंग करेंगे हम किस ऐसे प्रत्याशी को लड़ाएं कि जो चुनाव जीते। और ये आप समझते हैं, ये संकेत भी है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जीवन में भी आते हैं, मौसम में भी आते हैं, और दिन में भी आते हैं, रात दिन भी होता है। तो अगर 8-10 साल के लिए कांग्रेस को जनता ने थोड़ा नकारा, फिर जनता का विश्वास हो गया है।
हम कहाँ थे अभी देख लीजिए आप, 2019 में हमारी स्थिति क्या थी और 2024 की हमारी स्थिति ये थी कि अगर हम चाहते तो हम भी सरकार बना सकते थे। लेकिन हमें लोकतंत्र और प्रजातंत्र पर हमने विश्वास करते हुए उन्होंने तो तोड़ा। हमारी जगह पर अगर भारतीय जनता पार्टी होती वो तोड़ती और बनाती, लेकिन हमने जो है कांग्रेस पार्टी ने जोड़ने का काम किया, तोड़ने का नहीं किया। आप समझ सकते हो। इस बात को जो मैं कह रहा हूँ ये पूरे देश की जनता भी इसको समझ सकती है कि जिन प्रदेशों में हमारा बहुमत था वहां आपने हमको तोड़ करके सरकारें बनाई, तो क्या हम नहीं तोड़ सकते थे? ये समय प्रधानमंत्री हमारा होना था, हम तो अगर उनकी जगह होते तो तोड़ने वाली बात, लेकिन हमने तोड़ा नहीं और छेड़ा भी नहीं। नहीं, फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है उसको देख करके तो आपको भी मानना पड़ेगा और लग यही रहा है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं सड़कों के बजाय अब गांव स्तर तक अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। जनता ने कांग्रेस को नहीं छोड़ा है, नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ा है और नेता अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में हमारे सक्षम नहीं रहे। हमारे जो हार का कारण है और जनता ने जो हमको सपोर्ट नहीं किया उसका मूल कारण यही है। तो क्या आप गोदयाल जी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं? गोदयाल जी का भविष्य लंबा है और गोदयाल जी ने बहुत आगे इस पार्टी को ले जाना है और इस पार्टी ने भी को भी चाहिए कि गोदयाल जी को बहुत आगे ले जाए। नहीं, आपने कहा कि नेता कहने का मतलब मेरा ये कहने का मतलब ये था कि हमारे सारे नेता इन्होंने तोड़े। भाई एक तब इस चुनाव की स्थिति थी, चुनाव सिर पे था और आपने प्रत्याशी को खनौटी जी को यहाँ से चले गए, भंडारी जी चले गए, तो मैंने ये कहा कि जनता का मोड़ तो कांग्रेस की तरफ था, लेकिन जो हमारे नेताओं ने जो दगाबाजी की है तो उस कारण से हम पीछे रह गए, वो भी एक कारण था। और आने वाला समय फिर कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन वो नेता हाथ पे हाथ धरे रह जाएंगे, क्योंकि एक विधानसभा में अगर ये 10 हो गए हैं तो वही मारकाट हो गई, वही जो कुछ होगा खून खराबा वही होगा। हमारे यहाँ कुछ होने वाला नहीं, हमारे यहाँ तो साफ माल है। हमारे यहाँ जो नेता है वो साफ छवि के रह गए इस समय की जो वर्तमान स्थिति है। और जहां तक आपने गोदयाल जी की बात की, तो गोदयाल जी ने जिस शिद्दत के साथ इस चुनाव को लड़ा है और कांग्रेस पार्टी को एक संजीवनी भी दी है। और आज गोदयाल साहब की जो हमारे सेंटर के नेता है, चाहे सोनिया गांधी है, चाहे राहुल गांधी है, चाहे प्रियंका गांधी है, चाहे खड़गे जी हैं, तो सबसे नजदीकियां भी बढ़ी हैं और CWC के सदस्य भी है। परसों भी आपने देखा होगा, वहां भी उनके सुझावों को प्राथमिकता दी गई है। तो निश्चित रूप से वो कांग्रेस को आगे लाएंगे और कांग्रेस को भी चाहिए कि उनको कोई बड़ा अच्छा प्रतिनिधित्व के रूप में उनको इस प्रदेश में खड़ा करे, तो कांग्रेस जीवित हो। चलिए, धन्यवाद गहरवार साहब। नाश्ते की टेबल पे एक चर्चा चल रही थी क्योंकि कांग्रेस के सामने अब फिर से एक बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड में मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के तौर पे अब आगे देखते हैं किस तरीके की स्ट्रेटजी होती है, क्या कुछ मुद्दे होते हैं, क्या दावे होते हैं जिनको लेकर के एक बार फिर से जनता की अदालत में कांग्रेस खड़ी होती है।